बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा 9th क्लास की बायोलॉजी के 8वें चैप्टर का आज हमारा टॉपिक है अबाउट द रोल ऑफ वाटर इन द बॉडी एंड रोल ऑफ डाइटरी फाइबर। बेटा हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं एंड वी टॉक्ड अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड मिनरल्स एंड वाइटामिन्स many other things as well. Now आज हमारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे एक तरह से, और हमने जो आज बात करनी है दैट इज़ अबाउट द रोल। एक बात याद रखें, दीज टू थिंग्स दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड फॉर एनीथिंग डायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली हमारी बॉडी को चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वाटर के तो चलो डायरेक्ट रोल भी हैं, लेकिन असल में हम आम तौर पे कहते हैं कि डायरेक्ट रोल का मतलब क्या होता है। हाँ, इंसानों की बॉडीज़ में डायरेक्ट रोल का मतलब होता है या तो ये चीज़ हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल होती हो, या ये चीज़ हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में इस्तेमाल होती हो। पर ये दोनों कामों में इस्तेमाल नहीं होते, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी कुछ इंपॉर्टेंसेस मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बेटा वाटर के रोल के अंदर मैं सिर्फ हेडिंग्स में जो पॉइंट्स बताऊँगा आप उनको हेडिंग्स बना सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये 7-8 पॉइंट्स हैं, ये आपने वैसे लिखने हैं, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो इन्हीं पॉइंट्स को आपने हेडिंग बना के इनके अंदर डिटेल्स लिखनी है, वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। सबसे पहली बेटा बात याद रखें कि जो है दे आर द कंपोनेंट। हमारी बॉडी जो है ना, वो द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ, यानी एज अ बॉडी कंपोनेंट इज कंपोज्ड ऑफ 60% वाटर। ये एवरेज है। देखें, बोन के सेल्स में वाटर कम होता है, नर्व सेल्स में ज़्यादा होता है। ठीक है, डिपेंड करता है। एवरेज की बात अगर करें तो ओवरऑल हमारी बॉडी का, इसका मतलब यह है कि अगर एक बंदे का जो है वो वेट जो है फ़र्ज़ किया वो 100 किलो है, तो उसमें से 60 किलो उसके अंदर क्या है? वाटर, पानी। ठीक है, उसके सेल्स के अंदर। अब ये सेल्स के अंदर क्या क्या बनाता है, ये बातें किताब में नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको बताना इसलिए चाहता हूँ कि यू शुड नो इट। बेटा फर्ज किया, ये क्या बनाता है? साइटोप्लाज्म, आपको पता है। फिर आपको पता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, याद आया कुछ? एक्स्ट्रा सेलुलर यानी ये वो फ्लूइड है जो सेल्स के बाहर होता है। ठीक है, फिर इस तरह, अच्छा, साइटोप्लाज्म को इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। इसके अलावा बेटा जी ब्लड प्लाज्मा, अगर आप गौर करें तो खून के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसका 92% पानी होता है। ठीक है, तो और भी मुख्तलिफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सारी बातें आप आगे भी पढ़ेंगे। CSF, ये दिमाग के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के साथ या उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो दिमाग का प्रेशर मेंटेन करता है। सही है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पानी पे डिपेंड करती हैं। इनका मेन कंपोनेंट पानी है, तो एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ दीज थिंग्स पानी इम्पॉर्टेंट है। समझ आ गई बेटा बात की? अब आते हैं जो दूसरी इंपॉर्टेंस है पानी की, वो ये है कि बेटा एंजाइम्स वर्क इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट। बेटा हमारी बॉडी के वो एंजाइम्स जिन पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, मसलन एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके अलावा बेटा एंजाइम्स ऑफ द लिवर एंजाइम्स, जो लिवर के अंदर चीज़ों को तोड़ते हैं, जो पुरानी या ख़राब या डेंजरस चीज़ें हैं, जो एंजाइम्स उनको तोड़ते हैं वो पानी, एक्वाटिक कहते हैं वाटर, आप एक्वा से नाम सुना होगा। ठीक है, तो एक्वाटिक के इन्वायरमेंट के अंदर ही एंजाइम्स जो हैं वो प्रॉपरली काम करते हैं। बॉडी के तकरीबन सारे, हम कहेंगे लाइफ सस्टेनिंग रिएक्शंस, वो क्या होते हैं जिनके ऊपर लाइफ डिपेंड करती है, उनको क्या कहते हैं? जिक्रिया लाइफ सस्टेनिंग, लाइफ को सस्टेन करने वाले रिएक्शंस। उनके अंदर जितने एंजाइम्स होते हैं दे ओनली वर्क इन द एक्वाटिक इन्वायरमेंट, और वो सारे रिएक्शंस पानी के बगैर नहीं हो सकते। समझ आई? इसके अलावा अगर हम गौर करें बेटा, तो एक लफ्ज़ मैंने आपको बताया था, वो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल स्टफ। मैं बताता हूँ ये क्या है। बेटा मैंने आपको कहा था कि समझ आ रही है ना, कुछ चीज़ें ऊपर से तो नहीं गुजर रही।
तो मैंने आपको कहा था कि न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। वो ये होता है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे दिल तक तो नहीं पहुंचती, या हमारे लिवर तक तो नहीं पहुंचती, या पैरों तक तो नहीं चली, दिमाग तक तो नहीं ना। दैट गोज फर्स्ट इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे में इंटेस्टाइन, वहाँ से ब्लड में। तो किसी भी ब्लड फिर उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, उसको उसकी जगह मुकाम तक पहुंचाता है। बट इफ़ वाटर, अच्छा मुझे एक बात बताएं बेटा, अगर कोई सॉलिड चीज़ हो तो क्या वो इंटेस्टाइन से निकल के इतनी स्पीड से वो चली जाएगी ब्लड के अंदर? फ़र्ज़ किया, हम आगे पढ़ेंगे भी, फ़र्ज़ किया ये इंटेस्टाइन है और ये इंटेस्टाइन की दीवार है और यहाँ पे वो न्यूट्रिएंट्स हैं, यहाँ पे ब्लड आता है। मैं आपको पढ़ाऊँगा ये क्या है, ये विलाई हैं, मतलब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी चीज़ है, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, वो सारा कुछ पानी के अंदर हल होके ब्लड में जाता है। सही है। वो जो भी वाटर, चीनी को अगर आप चीनी में, मुझे एक बात बताएं, अगर आप फ़र्ज़ किया आप चीनी को, आपका मुंह खुश्क हो और आप एक दाना रख लें, तो क्या वो जल्दी आपके ब्लड में चला जाएगा? या आप पानी, चीनी वाला पानी पी लें तो वो ज़्यादा जल्दी चला जाएगा? यस, समझ आई? द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जितना भी समा, अच्छा फैट्स या लिपिड्स बेटा पानी में हल नहीं हो, क्या हुआ, नीचे चले जाओ, पानी पूनी पी जाओ, ठीक है। तो वाटर, जो चीज़ें पानी में हल नहीं होती, यहाँ उनकी बात नहीं हो रही। वो चीज़ें जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, यानी जो पानी में, अमाइनो एसिड्स पानी में हल हो जाते हैं, ग्लूकोज वाटर में बड़ा आसानी से हल हो जाता है, बहुत सारी और चीज़ें, तो वो चीज़ें जो पानी में हल हो के होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो चीज़ें आराम से चली जाती है। इसका मतलब है कि फूड की डाइजेशन के लिए तो पानी ज़रूरी है ही है, लेकिन फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए भी पानी ज़रूरी है। इसके अलावा बेटा अगर मैं आपको अगला पॉइंट बताऊं तो वो होता है दैट इज़ थर्मोरेगुलेशन। इसका मतलब ये है कि बेटा हमारी बॉडी के, देखो मुझे एक बात बताओ, आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा इवेपोरेशन, ठीक है। इवेपोरेशन कहते हैं उड़ना इस चीज़ का वहाँ, ठीक है। ये नहीं, वो परिंदे इवेपोरेट नहीं करते, सही है। पानी अगर हमारी बॉडी से उड़ जाता है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी थोड़ी देर में पानी गायब हो जाएगा, तो दैट इज़ व्हाट, पानी यहाँ से वेपर बन गया है, किसी चीज़ का एयरबोर्न हो जाना, ठीक है, वो हवा के अंदर चली जाना, तो उसको कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन जब भी होती है ना बेटा, कूलिंग प्रोड्यूस होती है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं पानी, मेरी बॉडी के ऊपर ऐसे लेयर पड़ी हुई है, जब वो पानी उड़ेगा तो उसे उड़ने के लिए हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि जब उनके वाटर मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी नहीं होगी तो वो नहीं उड़ सकते। वो एनर्जी लेंगे मेरी बॉडी की, और इस लिहाज से मेरी बॉडी ठंडी हो जाएगी, सही है। इसे कहते हैं थर्मोरेगुलेशन, यानी स्वेटिंग जब होती है, जब हमें पसीना आता है, तो पसीना जब उड़ता है तो वाटर की एनर्जी बॉडी की हीट लेके निकल लेता है। इसलिए जल्दी जो चीज़ जितनी जल्दी उड़ती है वो उतना ज़्यादा हमें ठंड फील। अगर आप वो परफ्यूम लगाएं तो आपको पता ही है कि थोड़ा जल्दी उड़ने की कोशिश होती है। हाथों पे स्प्रिट लगा लें तो वो जल्दी उड़ता है। इवन पेट्रोल लगा लें आप थोड़ा सा तो वो जल्दी उड़ जाता है, सही है। पर उसको पेट्रोल लगा के फिर आग ना लगा दीजिएगा, सही है। तो वाटर या जब आप देखते हैं हम पानी अपनी, हम नहा के या बाल गीले हों या हाथ गीले हों, मुंह धो के वुजू करके हम पंखे के नीचे खड़े हो जाए, पंखे के सामने खड़े हों, तो जल्दी इवेपोरेशन होती है, तो ज़्यादा कूलिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी से थर्मोरेगुलेशन। पानी थर्मोरेगुलेशन में भी जब पानी की स्वेटिंग वगैरह होती है तो पानी थर्मोरेगुलेशन में भी अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा अच्छा, अगर इसके अलावा बेटा कुछ और बातें भी बताऊं तो एक चीज होती है एलिमिनेशन ऑफ द फूड, यानी एक्सक्रीशन। एलिमिनेशन यानी इसका मतलब बेटा ये होता है कि कुछ चीजें जो हैं वो बॉडी को नहीं चाहिए होती। एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटीरियल्स, वो चीज़ें बॉडी को नहीं चाहिए होती ना, वो ख़राब होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, या वो अननेसेसरी होती हैं, बॉडी उनको निकालती। यूरिया हमारी बॉडी में कितना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जब भी प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म हम पढ़ेंगे। प्रोटीन्स को जब खाते हैं, हम खाना खाते हैं, प्रोटीन से जब अमाइनो एसिड्स, ये एक पूरा प्रोसेस है कि अमाइनो एसिड जब टूटते हैं अमाइनो ग्रुप रिलीज होता है। अभी आपने उसको याद नहीं करना, बस आपने इतना याद रखना है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स को जब तोड़ा जाता है तो उससे क्या बनता है, यूरिया। पहले अमोनिया बनती, फिर उससे यूरिया बनती है। वो यूरिया अगर हमारी बॉडी में पड़ी रहे तो हम बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे एक तरह से, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि वो सारी की सारी यूरिया को और उसके अलावा कई और गंद बला को बॉडी से निकालना होता है, और वो यूरिन में निकलते हैं।
और यूरिन में वो पानी में हल करके बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। समझ आ गई जी? पेशाब के अंदर चीज़ें पानी के अंदर हल करके बॉडी से बाहर निकलती हैं। सो दिस इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सही है। इसके अलावा बेटा ब्लड का प्रेशर मेंटेन करना, अगर पानी ना हो ब्लड के अंदर तो ब्लड तो सॉलिड हो जाए, तो वो फिर खून की नालियों के अंदर चलेगा कैसे? ये सारा कुछ। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट बात के ऊपर कि बंदे को कितना जो है ना जी पानी वो रोज पीना चाहिए। बेटा ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक बंदे के वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है और बंदे मौसम के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम कहते हैं कि एक बंदे की 2 लीटर पर डे उसको पानी पीना चाहिए। ये नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी ही आप पिए तो फिर 2 लीटर पूरा करें। नहीं, दो आप 1.5 लीटर वाली एक बोतल 50 रुपए तो पानी के ज़ाया हो गए, ठीक है। लेकिन इसका सिर्फ मतलब ये है कि जो आप दूध पीते हैं ना, तो बेटा दूध में भी आप पानी पी रहे होते हैं बेसिकली। वैसे भी पानी ही दूध में होता है, लेकिन दूध का एक मेन कंपोनेंट है वाटर। दूध के अंदर इफ़ आई से दैट के उसके अंदर मोर देन आई थिंक 80-90% पानी होता है। सही है। तो वो जो वाटर है दूध के अंदर, ठीक है, 93% कहीं में पानी होता है, सिर्फ 7% टोटल सॉलिड्स होते हैं। कुछ दूध गाढ़ा होता है, लेकिन फिर जो जूसेस हम पीते हैं, इवन सालन के अंदर भी जो लिक्विड पार्ट है वो वाटर ही कहलाता है। सही है। तो वो सारा को, इवन जो रोटी हम खाते हैं उसके अंदर भी हल्का फुल्का मॉइस्चर होता है। तो ये सारा कुछ बेसिकली सारा मिला के जो है वो 2 लीटर इसका होना चाहिए। और सर्दियों में खास तौर पे हम कम पानी पीते हैं, लेकिन आप ये बताने का मकसद ये है कि आप भी पानी पिएं, ठीक है। तो ये आपको वाटर के रोल के मुताबिक पता लग गया। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो बेटा यही सारी बातें ऐसे ऐसे आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिख देनी है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये करके नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाइएगा। सही है जी। नेक्स्ट सेट इज द रोल ऑफ डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर होता क्या है? अगर मैं ये बात आपको बताऊं तो डाइटरी फाइबर हम कहेंगे द पार्ट ऑफ द, या एक तरह का फाइबर, इनको हम रेफ्यूजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेफ्यूजीज। द पार्ट ऑफ द फूड, या हम कहेंगे द पार्ट ऑफ द फाइबर। फाइबर बेटा एक खास, ये बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, ठीक है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक इनकी जो है ना वो स्ट्रक्चर होती है, केमिकल कंपोजिशन और केमिकल स्ट्रक्चर होती है। आप ये भी कह सकते हैं द पार्ट ऑफ द फूड विच मूव्स अनडाइजेस्टेड, ये हजम नहीं होता, ठीक है, ये एज सच गुजर जाता है, ठीक है। ये बेटा 2 तरह का होता है अगर हम देखें तो, और इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हमारी बॉडी के अंदर काम क्या होता है? एक होता है बेटा सॉल्युबल फाइबर और एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। ये तो बिल्कुल ही अनडाइजेस्टेड गुजर जाता है। सही है। ये जो है हजम या ब्रेक डाउन भी नहीं होता, पर ये जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रोकन डाउन इन द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन के अंदर इसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये जब तोड़ता है तो ये ब्लड के अंदर भी चला जाता है। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, और फिर वहां पे ये क्या करता है? इट डिक्रीजेस, ये इसका फायदा है, द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कम करता है, ठीक है। जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है वो एज सच अनडाइजेस्टेड चला जाता है, लेकिन उसका फायदा ये होता है, ये कहां से हासिल करते हैं बेटा? ये हम बीन्स वगैरह से, ठीक है, जो होती है ना बीन्स, और इसी तरह द स्किन ऑफ सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स के छिलके वगैरह जो होते हैं उनसे वो हम ऐसे, बल्कि हमेशा ऐसा ओट्स ये होते हैं बेटा, जो जौ होते हैं, ये वो ओट्स का इवन दलिया भी होता है, ठीक है। तो जौ का दलिया जो होता है ये खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्लड में जब जाता है तो ये डिक्रीज करता है, ये डिक्रीज करता है जो है कोलेस्ट्रॉल को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट्स कम होती हैं और इवन ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, मेंटेन रहता है। अच्छा, इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर का सर फिर क्या फायदा? चलो ये तो समझ में आ गया ना। ये कहाँ से लेते हैं? 2-3 मैंने बता दिए, 2-3 किताब में लिखे होंगे, वो भी देख लीजिएगा। तो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर बेटा ये क्या करता है? इट मूव्स अनडाइजेस्टेड, यानी ये बिल्कुल जो है ना
वो आगे चला जाता है, मूव करता है। लेकिन इसका एक और काम है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। वो क्या करता है, जब ये गुजर रहा होता है ना, तो इट स्टिमुलेट्स द स्मूथ मसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, या ऑफ इंटेस्टाइन सीधा लिख दे। जो इंटेस्टाइन होती है उस, क्योंकि देखें वो एक नाली है ना, अभी हम डायग्राम में पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसके हवाले से, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये इंटेस्टाइन बेसिकली एक नाली होती है और खाना उसमें आराम, वो जो नाली है पेच कम खाती है काफ़ी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी, इधर उधर, फिर नीचे, फिर इस तरह, ठीक है ना। तो अब उसके अंदर खुराक जल्दी मूव नहीं करती, आराम आराम से, क्योंकि उसके मसल्स होते हैं, जिस तरह इसोफेगस के भी मसल्स होते हैं, वो नीचे लेके जाते हैं फूड को, उसके अंदर भी मसल्स होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती है, खुराक को आगे मूव करते हैं। ये जो है ना, अगर हम फाइबर खाएंगे, जिस तरह सलाद के पत्ते होते हैं, जिस तरह आटे का छान होता है, ठीक है, आपको पता है ना आटे का छान क्या होता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये जो व्हाट वी से दैट के जो स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये इंटेस्टाइन के मसल्स को, उनको स्टिमुलेट करता है कि आप खुराक को तेजी तेजी गुजारें, जिसका फायदा क्या होता है, इट प्रिवेंट्स द कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं बेटा खुराक एक जगह पे रुक जाना, ट्रैफिक जो फूड की चल रही है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो ब्लॉक हो जाना, रुक जाना एक जगह पे, स्लो हो जाना, तो ये उससे प्रिवेंट करता है। उसका फायदा क्या होता है कि देखिए, अगर खुराक आराम से किसी जगह पे रुक जाती है, आहिस्ता आहिस्ता चलती है, उसका नुकसान ये होता है कि ये कोई सब्जियां वगैरह हम खाते हैं ना, ये जो कोई फूड खाते हैं, कुछ इनमें से ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदर जब जाती हैं तो वो टॉक्सिक हो जाती हैं, जहरीली हो जाती हैं, अगर वो वावा देर तक पड़ी रहे, खासतौर पे जो पकाई ना हुई हो। मसलन जो हम ये फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स अगर हम रात को खा जाएं, कहते हैं कि शाम को फ्रूट नहीं खाने चाहिए। क्यों नहीं खाने चाहिए? क्योंकि जब पूरी रात हम वो पड़े रहेंगे तो वो फ्रूट जो है वो टॉक्सिक, उनमें से जहरीली चीज़ें वो ब्लड के अंदर जाना शुरू, तो वो नुकसान करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये उनको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव इसलिए करता है कि वो जल्दी जल्दी मूव करवा देता है और वो चीज़ें बॉडी से निकल जाती हैं और वो एक जगह पे खड़ी नहीं रहती। तो कब्ज़ अगर हो तो कब्ज़ तो बीमारियों की माँ समझी जाती है, ठीक है। तो उसका मतलब यहाँ पे है कि उसको ये प्रिवेंट करता है बड़ा अच्छा, इसलिए। और ये कहाँ से हासिल होता है वो मैं आपको बता। व्हीट ब्रैन बेटा, आटे का छान, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स जो कि डायरेक्ट खाई जाती हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं मतलब किन्नू वगैरह, ठीक है, या फिर और भी ऐसे हैं जो छिलके समेत, सेब का छिलका भी होता है, इस तरह आप इसबगोल भी देखते हैं, सुना है, ठीक है। तो वो सारा ये सारे फाइबर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये व्हीट ब्रैन बेटा, जो आपने कभी असल में हम लोग तो जो बना बनाया आटा लेके आते हैं ना, जो फ्लोर मिल का आटा होता है, इसमें ऑलरेडी उन्होंने छान के निकाल लिया होता है, सही है। जो लोग घर में गंदम वाला चक्की वाला आटा इस्तेमाल करते हैं, वो फिर छाननी जब करते हैं, आटे को छानते हैं ना, तो आटा नीचे गिर जाता है, तो उसके ऊपर जो ब्राउन सी चीज़ बचती है, दैट इज़ व्हीट ब्रैन। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बग़ैर छिना हुआ आटा खाते थे, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, दैट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी फूड के लिए। इसीलिए बेटा सलाद के पत्तों के अंदर, इसी तरह बर्गर के अंदर, क्योंकि जो फाइबर है ना ये सिर्फ प्लांट सोर्स से आते हैं, एनिमल सोर्स में इतना फाइबर नहीं होता या होता ही नहीं है, ठीक है। तो एनिमल, तो इसलिए सलाद के पत्ते ज़रूरी होते हैं बर्गर के अंदर, क्योंकि वो फाइबर है। एंड अगर वो नहीं होगा तो वो जो रोटी की ब्रेड है वो जम जाती है, एक जगह पे फिक्स हो जाती है, वो कब्ज़ कर देती है। समझ आ गई जनाब बात की? तो ये एक काम, ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में हेल्प करता है, ये कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है और फूड को मूव कराई रखता है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।